सीन कट होता और हम देखते हैं कि लिन जंगल में एक लेक के किनारे बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है, जहां पर अब हम देखते हैं कि उसकी कल्टीवेशन पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ गई है और वो अपनी एंसेस्ट्रल आई को भी बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पा रहा है। इसीलिए वो सोचने लगता है अब मार्शल आर्ट टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने का वक्त आ गया है। पर मुझे कौन सी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए? जिस पर एआई गर्ल उसे बताती है कि आपकी सोल पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जुनलोंग किंग तियान फिंगर टेक्निक आपके लिए बेस्ट रहेगी और इसी के साथ साथ एंसेस्ट्रल ड्रैगन पाम भी। लिन बिन मार्शल आर्ट टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने के लिए मान जाता है और इसी के साथ अब वो एआई गर्ल के सुपर ब्रेन में जाकर इन टेक्निक्स को मास्टर करना शुरू कर देता है, जहाँ पर इन टेक्निक्स को बहुत ही अच्छे से समझने के बाद वो ध्यान लगाकर इन्हें अपने माइंड में ही प्रैक्टिस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रिंसेस बिंग लुआन को, जहाँ पर वो लिन फेंग की मार्शल आर्ट टेक्निक से काफी सेटिस्फाइड नजर आ रही होती हैं। इसीलिए वो खुश होते हुए मैनेजर लाओ से कहती हैं, मुझे लिन फेंग के बैकग्राउंड और उसके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जानना है, आप जाएं और उसके बारे में पता करके लाएं। तो इस पर हम देखते हैं कि मैनेजर लाओ ने तो पहले ही लिन के ऊपर सारी रिसर्च कर रखी है, इसीलिए वो अपने पास से 2 स्क्रोल्स निकालते हुए प्रिंसेस को देते हुए कहते हैं, मैंने आपके पास आने से पहले ही लिन फेंग के बारे में सारी डिटेल्स कलेक्ट कर ली हैं। ये जानकर प्रिंसेस काफी खुश होती हैं और वो उनसे वो स्क्रोल्स लेते हुए कहती हैं, आपने बहुत अच्छा किया, मैं रॉयल कैपिटल में जाकर अपने फादर से लिन फैमिली के बच्चों को और भी सपोर्ट करने के लिए कहूंगी। जो सुनकर मैनेजर लाओ काफी ज्यादा खुश होते हुए प्रिंसेस का शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं लिन फैंग के बारे में पढ़ते हुए प्रिंसेस कहती हैं, तो ये सच है, लिन फेंग वाकई चैंग शन का बेटा है। कोई हैरानी की बात नहीं कि उसके पास इतने पावरफुल सीक्रेट कल्टीवेशन मेथड्स हैं। मैनेजर लाओ ने बताते हैं कि लिन चैंग शन किंग लोंग डायनेस्टी के नंबर 1 जीनियस हैं और उन्होंने अपने एंसेस्टर्स के सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। प्रिंसेस भी उन्हें बताती हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने 3 डायनेस्टीज जीनियसिस के कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से वो गोल्डन ड्रैगन लिस्ट में 2nd रैंक पर हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि वो थंडर गॉड पैलेस में भी शामिल हुए थे। कहा जाता है कि वो उस वक्त गोल्डन ड्रैगन लिस्ट में नंबर 1 पर आ सकते थे, पर क्योंकि उनका सामना उनसे भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स हुआ, इसीलिए वो रैंक 2nd पर आए। पर पता नहीं क्यों उन्होंने फिर थंडर गॉड पैलेस को छोड़ दिया। और उनके बारे में जब आखिरी बार मैंने सुना था तो वो यही था कि वो 10 साल पहले फॉरबिडन एरिया में ट्रैप्ड हो गए थे, जिसके बाद उन्हें कभी भी नहीं देखा गया। पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिन चैंगशेंग इतनी ज्यादा पावरफुल और सीक्रेट टेक्निक्स अपने बच्चे लिन फेंग के पास छोड़कर जाएगा। इस पर मास्टर लाओ भी कहते हैं कि लिन चैंगशेंग वाकई बहुत ही पावरफुल पर्सन था, लेकिन अब काफी साल गुजर चुके हैं पर अभी भी उसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं आई। ये बहुत बुरा हुआ। जिस पर प्रिंसेस भी ये कहते हुए वहां से जाने लगती हैं कि लिन चैंगशेंग जीनियस था। ये वाकई काफी अफसोस की बात है। और वो अपने पैलेस के गेट पर आकर मास्टर लाओ से पूछती हैं, टेंटाई फैमिली का क्या हुआ? मास्टर लाओ ने बताते हैं कि टेंटाई जुआन युई के फादर टेंटाई जिनहोंग लिन चैंगशेन के पुराने दोस्त हैं और क्योंकि उस वक्त लिन चैंगशेन अपनी पावर्स की पीक पर था, तो तभी टेंटाई जिनहोंग ने अपनी बेटी की शादी लिन फेंग के साथ करवाने का प्रॉमिस किया था। लेकिन अभी 1 महीने पहले टेंटाई जुआन युई को किंग जेनन के तीसरे बेटे के साथ प्यार हो गया, तो इसीलिए उसने लिन फेंग के साथ अपने एंगेजमेंट को तोड़ दिया। ये सुनकर प्रिंसेस कहती हैं, यकीनन टेंटाई जुआन युई को फ्यूचर में अपने इस फैसले पर बहुत पछतावा होगा, क्योंकि लिन फेंग क्वालिफिकेशन और विजडम दोनों के मामले में ही किन होंग के साथ कंपेरेबल नहीं है। ये फ्यूचर में बहुत आगे जाने वाला है। तो मास्टर लाओ भी सोचते हुए कहते हैं, लिन फेंग ने अपने फादर की सीक्रेट टेक्निक्स को मास्टर किया है, इसके अंदर वाकई अनलिमिटेड पोटेंशियल है। अब इसके बाद प्रिंसेस लिन फेंग से मिलकर उसे अपनी मार्शल स्पिरिट को कंडेंस करने की टेक्निक लेना चाहती थी, इसीलिए वो मास्टर लाओ के साथ लिन फेंग से मिलने के लिए लिन मेंशन जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगल में प्रैक्टिस करते हुए लिन फेंग ने भी ऑलमोस्ट एक टेक्निक को सीख लिया होता है, इसीलिए अब वो खड़ा होते हुए तेजी के साथ अपने घर जाने लगा था। सीन कट होता है, हमें लिन मेंशन का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर किन हाओ के ग्रैंडफादर यहाँ पर लिन चैन के ग्रैंडफादर से बात कर रहे थे। वो उनसे कहते हैं, लिन जियूजान, लिन फेंग अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? तो उस पर लिन जियूजान उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं, ब्रदर वैंगशन, फिक्र ना करें, मैंने ऑलरेडी उस लिन फेंग को पकड़ने के लिए लोगों को भेज दिया है, वो लोग जल्दी ही उसे लेकर यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस पर वैंशन उनसे कहते हैं, लिन जियूजान, मेरे साथ चालाकियां मत करना, उस लड़के लिन फेंग ने मेरे पोते किन हाओ को चोट पहुंचाई है, आज तुम्हें मुझे पूरी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। जिस पर लिन जियूजान उनसे कहते हैं, ये लिन फेंग तो वाकई कमीना है, ब्रदर वैंशन, अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं कहते तो भी मैं उसे अच्छा सबक सिखाता। हमारी लिन फैमिली और जिया फैमिली हमेशा से अच्छे से रहती आ रही है, तो हम भला एक मामूली से मेडिसिनल हब की वजह से एक दूसरे को हर्ट क्यों करेंगे? यहाँ पर हम देखते हैं कि किन हाओ को तो अभी भी जरा सी भी शर्म नहीं आ रही थी। वो अधमरी हालत में चेयर के ऊपर बैठे हुए अपने ग्रैंडफादर से कहता है, ग्रैंडफादर, ना सिर्फ मैं इस लिन फेंग को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, बल्कि मुझे उसकी सिस्टर लिन जियाओ भी चाहिए। जिस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। अभी इनकी ये बेशर्मी भरी बातें चली रही थी कि तभी लिन जियोजान के भेजे हुए आदमी लिन फेंग की सिस्टर को पकड़कर ले आते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि लिन चैन इन्हें आगे आगे लीड कर रहा था, जो वहां पर आते हुए अपने ग्रैंडपा को ग्रीट करते हुए कहता है, हमें लिन फेंग तो नहीं मिला,
पर हम उसकी सिस्टर लिन जियावू को ले आए हैं। मास्टर लिन जियावू डायरेक्टली लिन जियावू से कहते हैं, तुम सही टाइम पर आई हो। तुमने किन हाउस से मेडिसिनल हब के बदले शादी का प्रॉमिस किया था, पर अब तुम उससे मुकर रही हो। इतना ही नहीं बल्कि लिन फेंग ने तो इसके ऊपर हमला करते हुए इसे इंजर्ड भी किया है। तुम लोगों ने हमारे और जिया फैमिली के बीच की फ्रेंडशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। तुम्हें इस क्राइम की माफी नहीं मिलेगी, लेकिन एक शर्त पर जिया फैमिली वाले तुम्हें छोड़ने को तैयार हैं। अगर तुम जिया किन हाउ के साथ शादी करती हो तो क्या तुम जिया फैमिली में शादी करने के लिए तैयार हो? जिस पर मासूम जियावू उनसे कहती है, नहीं पैट्रियार्च, मैंने मिस्टर जिया का मैरिज गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया। ये लोग जानबूझकर मुझे इसमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर किनचैन हंसते हुए कहता है, तुमने किन हाउ से स्पिरिचुअल हब लिया और अब तुम इसे मानने से मना कर रही हो, और साथ ही तुम्हारे ब्रदर ने किन हाउ को इंजर्ड भी किया है। ये कहते साथ साथ उसे धमकाता भी है कि अगर तुम किन हाउ के साथ शादी नहीं करोगी तो बस इंतजार करो कि कैसे तुम्हारी आंखों के सामने जिया फैमिली तुम्हारे भाई को खत्म करती है। वहाँ पर बैठे हुए सभी मास्टर्स को इतने गुस्से में देखकर हम देखते हैं कि बेचारी जियावू की तो आंखें भर आती हैं और वो अपने भाई के बारे में ये सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगी थी। साथ ही लिन फैमिली का पैट्रियार्च भी बेचारी जियावू को धमका रहा होता है और उसे जिया फैमिली में शादी करने के लिए फोर्स कर रहा था, पर जियावू अभी भी इसके लिए नहीं मानती और कहती है कि मैं जिया फैमिली में शादी नहीं करना चाहती। तो पैट्रियार्च भी गुस्से में आते हुए कहते हैं, लिन जियावू, तुम लिन फैमिली से भी नहीं हो, पर फिर भी मैंने तुम्हें इन 15 सालों में अपनी बेटी की तरह पाला है और मैं बस तुम्हें जिया फैमिली में शादी करके अपनी उस काइंडनेस को रीपे करने के लिए बोल रहा हूँ, वो भी तुम्हारी गलती की वजह से, और अभी भी तुम इसके लिए मना कर रही हो। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से लिन फैमिली और जिया फैमिली के बीच में वॉर हो जाए? ये कहते साथ साथ वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं, चाहे अब तुम चाहती हो या नहीं, तुम्हें यह शादी करनी होगी। पैट्रियार्च को गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करता हुआ देखकर बेचारी लिन जियावू तो टूट जाती है, इसलिए वो वहीं फर्श पर गिर गई थी और काफी रो रही होती है कि तभी थोड़ी देर के बाद हमें पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ती है, तुम लोग इंसाफ करने की बजाय मेरी सिस्टर को जिया फैमिली में शादी करने के लिए फोर्स कर रही हो। मैं लिन फेंग अभी भी यहाँ पर हूँ। मैं भी देखता हूँ कि मेरी सिस्टर को बुली करने की जुर्रत कौन करता है। लिन फेंग को देखते साथ ही किन हाउ गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ग्रैंडफादर, यही है लिन फेंग। इतना चिल्लाते हुए भी उसे लिन फेंग की दी हुई इंजरीज की वजह से काफी दर्द हो रहा होता है। तभी लिन फैमिली के पैट्रियार्च भी लिन फेंग को देखकर कहते हैं, तो तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए। लिन फेंग पैलेस के अंदर आ रहा होता है तो वहां बैठा एक एल्डर लिन फेंग से कहता है, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ पर आकर मिस्टर जिया से माफी मांगो। तो उस पर लिन फेंग अपनी एंसेस्ट्रल ड्रैगन आई का इस्तेमाल करते हुए उस मास्टर की आंखों में देखता है और हंसते हुए कहता है, माफी मांगू। जैसे उसने उस एल्डर की आंखों में देखा तो उस एल्डर के सर में दर्द होने लगा, मानो कि जैसे उसके माइंड के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक हुआ हो, और वह वहीं अपना सर पकड़कर चिल्लाने लगता है। तो अब लिन फेंग आगे बढ़ते हुए जाकर अपनी सिस्टर को उठाता है और उसे कहता है, डरो मत, अब मैं आ गया हूँ, अब और तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा। और फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जियावू को एक सेफ जगह पर पहुंचा देता है, जहां पर वो एक पिलर के पीछे से अपने भाई को देखने लगती है और उसे देखते हुए कहती है, मेरे भाई की पर्सनैलिटी पहले से बिल्कुल अलग हो गई है। तभी लिन चैंग लिन फेंग को पॉइंट करते हुए कहता है, लिन फेंग, यहाँ पर सभी लिनवू रियल्म के पावरफुल बंदे हैं, मैं अपने एक इशारे से तुम्हें क्रश करवा सकता हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम यहाँ पर नील डाउन करके ब्रदर किन हाउ से माफी मांगो। जिस पर हम देखते हैं कि लिन फेंग आगे बढ़ते हुए लिन चैन के फेस पर एक बहुत जोरदार तमाचा मारता है, जिसकी वजह से लिन चैन के तो होश ही उड़ जाते हैं और नीचे गिरने के बाद वो अपनी गाल को पकड़ते हुए कहता है, तुमने मुझे मारा। इस पर लिन फेंग कहता है, अगर मैंने आज तुम्हें यहाँ पर सबक नहीं सिखाया तो मैं अपने फादर के रास्ते पर कैसे चलूंगा। ये देखकर पैट्रियार्च और भी ज्यादा गुस्से में आ गए थे, तो वो अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। उनके इस हमले से बचने के लिए लिन फेंग अपनी जू लोंग किंग तियान फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इससे वहां पर एक काफी बड़ा ड्रैगन अपीयर होते हुए पैट्रियार्च की मार्शल सोल के साथ भिड़ने लगता है, जो पैट्रियार्च के अटैक को बहुत ही आसानी से रोके हुआ था। ये देखकर पैट्रियार्च भी हैरान होते हुए कहते हैं, इसने मेरे इस अटैक को कैसे रोक लिया? क्या लिन चैंग अपनी हाई लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक्स इस कमीने को देकर गया है? और फिर वो लिन चैन से ही कहते हैं, आखिर तुम इतनी पावरफुल टेक्निक्स इस जैसे कचरे के हाथ में कैसे दे सकते हो? मैं आज इससे ये टेक्निक्स ले लूंगा और उन्हें अपने लिए यूज करूंगा। तो अब वो लिन फेंग को ओवर पावर करने के लिए अपनी डिवाइन माउंटेन शेक्स पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और जब इनकी ये टेक्निक लिन फेंग के ड्रैगन से टकराती है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज होता है। इवन वहाँ पर मौजूद एल्डर्स को इससे बचने के लिए अपने आसपास प्रोटेक्शन शील्ड बनानी पड़ गई थी। और अब क्योंकि पैट्रियार्च की पावर्स काफी ज्यादा थी और उनकी टेक्निक लिन फेंग की टेक्निक से भी ज्यादा पावरफुल होती है, इसकी वजह से लिन फेंग बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और पीछे की तरफ उड़ जाता है। वो खुद को संभालते हुए नीचे आता है और हम देखते हैं कि इसकी वजह से उसके मुंह से ब्लीडिंग भी होने लगी थी। अपने भाई को इतनी बुरी तरह से हिट खाकर पीछे की तरफ उड़ता हुआ आता देखकर जियावू भागकर अपने भाई के पास जाती है और पूछती है, ब्रदर आप ठीक तो है ना? लिन फेंग अपने फेस से ब्लड को साफ करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। वहीं पैट्रियार्च अपने माइंड में सोच रहे होता है कि मैंने इसे ये ब्लो देने के लिए अपनी 30% पावर का इस्तेमाल किया, पर ये अभी भी अपने पैरों पर
पर खड़ा है और बात भी कर पा रहा है। लगता है कि उस लिन चैंगशेंग ने इसे काफी सारी पावरफुल टेक्निक्स दी हैं। ये चूहा तो अपनी एबिलिटीज को बहुत गहरा छुपाए हुए है, इसीलिए वो लिन फेंग से कहते हैं, तुमने सीक्रेटली हमारे क्लैन के सीक्रेट स्किल्स को मास्टर किया, अब मैं तुम पर जरा सी भी दया नहीं करूंगा। वहीं किन्हाओ के ग्रैंडफादर भी कहते हैं, ब्रदर जियू यान, इस लिन फेंग ने मेरे पोते के मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय किया है, मैं इसे वैसे भी जिंदा नहीं देखना चाहता। अगर ये अपनी जान बचाना चाहता है तो इसे कंपनसेशन के तौर पर हमें कई सारी सीक्रेट टेक्निक्स देनी होंगी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? तो इस पर पैट्रियार्च कहते हैं, लिन फेंग ने किन्हाओ की मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय किया है तो इसे कंपनसेट तो करना ही होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी ग्रैंड डॉटर की शादी मेरे ग्रैंडसन लिन चैन से करवाएं। हम जनरेशन से अलाइज हैं और आपको जनरल शेनवू से भी ज्यादा कांटेक्ट में रहना होगा ताकि हमारी लिन फैमिली की सपोर्ट हो और हम भी आगे बढ़ पाएं, जिससे हम दोनों ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे। उनकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किन्हाओ के ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, आपने सही कहा, अगर आप लिन फेंग की सीक्रेट टेक्निक्स को हासिल करके मेरे साथ शेयर करते हैं तो मैं आपको हर तरह से सपोर्ट करूंगा और हम एक ऐसी फाउंडेशन बनाएंगे कि लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। लिन फैमिली के पैट्रियार्च भी इस बात के लिए मान जाते हैं, इसलिए वो लिन फेंग से कहते हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, या फिर तुम चाहते हो कि मैं अपने हाथों से तुमसे तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक्स छीनूं? और फिर वो अपनी एक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं, अगर मुझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ा तो मुझे डर है कि तुम्हारी कल्टीवेशन जाया हो जाएगी। जिस पर लिन फेंग गुस्से के साथ अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है, लिन जियू यान, तुम्हारे ग्रैंडसन ने दूसरों के साथ मिलकर मेरी सिस्टर को बुली किया और तुम यहाँ पर इंसाफ करने की बजाय उनका साथ देते हुए मेरी सिस्टर की शादी उन दूसरों के साथ करवाना चाहते हो। और फिर तुम यहीं पर नहीं रुके, मैंने अपनी पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक क्या दिखा दी, अब तुम उसे मुझसे छीनना चाहते हो। तुम एक इंसान के तौर पर बहुत ही ज्यादा बेशर्म हो, बल्कि तुम तो इंसान होने के भी लायक नहीं हो। आखिर तुम हमारे क्लैन के लीडर बनने के लिए कैसे वर्ती हो गए? लिन फेंग की ये बात सुनकर पैट्रियार्च इंतहाई गुस्से में आ चुके थे, इसीलिए वो कहते हैं, तुम बेवकूफ हो और अब तुम अपनी इसी बेवकूफी की वजह से जान से जाओगे। ये कहते हुए वो अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग को जान से मारने की कोशिश करते हैं कि तभी लिन फेंग के पीछे से एक स्लैश अटैक आते हुए उनकी इस टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही साथ पैट्रियार्च को भी हिट करते हुए उन्हें उड़ाकर दीवार में दे मारता है। इसी के साथ वहां पर एंट्री होती है प्रिंसेस और मैनेजर लाओ की और हम देखते हैं कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि मैनेजर लाओ ने किया था, जो प्रिंसेस के साथ यहाँ पर आए होते हैं। उन्हें देखते ही किन्हाओ के ग्रैंडफादर उन्हें पहचान गए थे। वहीं पैट्रियार्च अपने मन में कहते हैं, मिस्टर लिन के साथ मेरे कोई भी ग्रजेस नहीं है, तो फिर उन्होंने सडनली इस तरह से मुझे हिट क्यों किया? क्या उन्होंने इस कचरे लिन फेंग की वजह से ऐसा किया? वहीं अब प्रिंसेस आगे बढ़ते हुए लिन फेंग के करीब जाते हुए कहती हैं, लिन फेंग, तो हमारी दोबारा मुलाकात हो ही गई। लिन फेंग भी अपना रुख प्रिंसेस की तरफ करते हुए उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि प्रिंसेस बाय चांस आप भी यहाँ पर आ गई। तो प्रिंसेस उसे बताती है कि तुम्हारी उस टेक्निक से मुझे काफी फायदा हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम्हारी हेल्प की वजह से मैं अपनी मार्शल आर्ट जर्नी को शुरू कर सकती हूँ, इसीलिए मैं बस जल्दी से तुमसे मिलना चाहती थी, पर अब यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि मैं सही टाइम पर आई हूँ। ये कहते साथ साथ वो लिन फेंग को आंख भी मारती है क्योंकि वो उसकी हेल्प जो कर सकती है, जिस पर लिन फेंग उसे कहता है, ये तो बस हमारे घर का एक छोटा सा मसला है, मैं अभी इस मैटर को निपटा दूंगा, मैं आपको इसमें शामिल करना नहीं चाहता, आप बस मेरा थोड़ी देर इंतजार करें। जिस पर प्रिंसेस कहती हैं, यहाँ पर दर्जन से भी ज्यादा लिंगवुरियंस के कल्टीवेटर्स हैं, इन्हें संभाल पाना इतना आसान नहीं होगा, और क्योंकि मुझ पर तुम्हारा एक फेवर भी है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे लिए इन लोगों को संभाल सकती हूँ। प्रिंसेस की ये बात सुनकर किन फैमिली का एक एल्डर आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम हमारे मेंशन में आकर हमारे बारे में इस तरह से कैसे बोल सकती हो? शायद ये बंदा जानता नहीं है कि ये प्रिंसेस है। उस एल्डर को इस तरह से डिसरिस्पेक्टफुली बोलते हुए देखकर मैनेजर लाओ से कहते हैं, क्या तुम जानते नहीं कि प्रिंसेस यहाँ पर हैं? तुम्हें इस तरह से बोलने का कोई राइट नहीं है। ये कहते हुए मैनेजर लाओ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर को पूरी तरह से बर्फ में जमा देते हैं, जो देखकर किन्हाओ के ग्रैंडफादर कहते हैं, मिस्टर लिंग, आप ये क्यों कर रहे हैं? मैनेजर लाओ कहते हैं, इसने प्रिंसेस के सामने बदतमीजी से बात की, शुक्र मनाओ मैंने सिर्फ इसकी मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय किया है, वरना मैं इसे जान से मार डालता। ये सिर्फ इसके लिए एक सबक है, अगर तुम में से किसी ने भी ऐसा करने की जुर्रत की तो मैं उसे बिना मर्सी के मार डालूंगा। मैनेजर लाओ की यह बात सुनकर किन्हाओ के ग्रैंडफादर काफी शॉक्ड हो जाते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि क्या ये ड्यूक एंगुओ के मेंशन से प्रिंसेस बिंगलुआन है। लिन फैमिली के पैट्रियार्च भी इनकी आइडेंटिटी के बारे में जानकर अपने दांत पीसते हुए कहते हैं, तो ये है प्रिंसेस बिंगलुआन। किन्हाओ के ग्रैंडफादर और लिन फैमिली के पैट्रियार्च अपने मन में बस यही सोच रहे थे कि प्रिंसेस का स्टेटस बहुत ज्यादा हाई है और इनके फादर हमेशा इनके फेवर में ही होते हैं और वो इनसे बहुत प्यार करते हैं। पर आखिर ये लिन फेंग को कैसे जानती हैं और ये उसकी हेल्प करने के लिए भी तैयार है। इवन ये तो लिन फेंग के लिए किसी को मारने के लिए भी तैयार है। वहीं प्रिंसेस अब अपने आसपास के शोर को शांत करवाने के बाद लिन फेंग से पूछती है, मैंने जो तुमसे कहा उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लिन फेंग कुछ बोलने लगता है कि तभी किन्हाओ के ग्रैंडफादर प्रिंसेस को ग्रीट करते हुए कहते हैं,
प्रिंसेस, मेरा ग्रैंड सन इन ला ओ यांग कुन जनरल शेनवू का बेटा है। मुझे उम्मीद है कि प्रिंसेस जनरल शेनवू के सेक से मुझ पर मर्सी करेंगी और मेरी लाइफ बख्श देंगी। उनकी ये बात सुनकर मैनेजर लाओ कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा तो जनरल शेनवू प्रिंसेस को कुछ कह पाएंगे? इस पर तो किन्हाओ के ग्रैंडफादर का मुंह एकदम बंद हो गया था। वहीं अब लिन फेंग प्रिंसेस से कहता है, प्रिंसेस, मैं समझ सकता हूँ कि आप मेरी हेल्प करना चाहती हैं, पर आपका फेवर मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। भला इन कुछ लिनवू रियाल्म के लोगों को संभालने के लिए मैं आपके फेवर को कैसे जाया कर सकता हूँ? मैं इस मामले को खुद संभाल सकता हूँ। प्रिंसेस उसे फिर से कहती हैं, यहाँ पर लिनवू रियाल्म के 9th लेवल के 2 कल्टीवेटर्स हैं। उनकी कॉम्बैट पावर्स टियानवू रियाल्म के वॉरियर के बराबर हैं, यानी कि मैनेजर लाओ के बराबर। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे संभाल सकते हो? मैं नहीं चाहती कि तुम हर्ट हो जाओ। तो इस पर लिन फेंग कहता है, ये तो सिर्फ लिंगवू रियाल्म के 9th लेवल के वॉरियर्स हैं। कितने शर्म की बात है, इन्हें संभालना कौन सा मुश्किल है। इस पर प्रिंसेस कुछ सोचती है और फिर कहती हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए दूर पड़ी एक चेयर को अपने पास लाकर उसके ऊपर बैठ जाती हैं और लिन फेंग के इस मामले को सोल्व करने का इंतजार करने लगी थी। किन्हाओ के ग्रैंडफादर प्रिंसेस को अपने मामले में इंटरफेयर ना करता हुआ देखकर सुकून का सांस लेते हैं। वहीं पैट्रियार्च अपने माइंड में बोल रहे थे, प्रिंसेस बिंगलुआन भी यहाँ पर लिन फेंग की टेक्निक्स के लिए आई हैं। अगर मैं इस लिन फेंग को पकड़कर इससे फोर्सफुली इसकी सारी टेक्निक्स ले लेता हूँ और उन्हें प्रिंसेस के साथ शेयर करता हूँ तो इस तरह से ना सिर्फ मैं हाई लेवल स्किल्स भी हासिल कर लूंगा बल्कि प्रिंसेस से भी फायदा उठा पाऊंगा। ये सब सोचते हुए वो कहते हैं, लिन फेंग, तुमने सीक्रेटली हमारी लिन क्लैन की मार्शल आर्ट्स को चुराया है। आज मैं तुम्हें खत्म करते हुए तुमसे वो सारी मार्शल आर्ट टेक्निक्स वापस ले लूंगा। ये कहते हुए वो अपनी किंग कोंग मार्शल सोल बाहर निकालते हैं और अपने एक पावरफुल स्प्रे टाइप वेपन को बाहर निकालते हुए लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो गए थे। तो अब लिन फेंग भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनसे कहता है, तो तुम्हें लगता है कि मैंने लिन क्लैन की मार्शल आर्ट टेक्निक्स चुराई है और इसीलिए तुम मुझे खत्म करना चाहते हो? मुझे बताओ कि अगर मेरे फादर किंग लोंग डायनेस्टी के नंबर 1 जीनियस नहीं होते तो फिर आखिर तुम इस तरह की लग्जरियस लाइफ कैसे जीते? और अब क्योंकि मेरे फादर यहाँ पर नहीं है तो तुम मुझ पर हुक्म चला रहे हो। तुम्हें तो सही और गलत का भी नहीं पता और तुम मुझसे मेरी मार्शल आर्ट टेक्निक्स छीनकर मुझे घर से निकालना चाहते हो। तुम हमारी लिन फैमिली के लीडर बनने के काबिल ही नहीं हो। आज मैं अपने फादर के लिए पूरी लिन फैमिली के अंदर जितना भी कचरा भरा हुआ है सारा निकाल फेंकूंगा और इस लिन फैमिली को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करूंगा। और फिर वो वहां पर मौजूद बाकी सभी एल्डर से भी कहता है कि मैं आप सभी लोगों को एक चांस दे रहा हूँ, या तो मेरे साथ मिलकर लिन फैमिली के लिए लॉयल हो जाओ और इस जियान को सबक सिखाने में मेरा साथ दो, अदरवाइज तुम भी इसके क्राइम में इसके साथ ही माने जाओगे। जिस पर उन एल्डर्स में से एक एल्डर कहता है, लिन फेंग, बेवकूफी भरी बातें मत करो। हमारी इस लिन फैमिली की फाउंडेशन बहुत सारे लिन फैमिली के एंसेस्टर्स पर रिलाई करती है। इसका सारा क्रेडिट तुम्हारे फादर का नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम सरेंडर कर दो और लिन फैमिली की मार्शल आर्ट्स हमारे हवाले करो, वरना मुझे डर है कि हम सब मिलकर भी तुम्हें क्लैन लीडर के हाथों नहीं बचा पाएंगे। बाकी सभी एल्डर्स भी उस एल्डर का साथ दे रहे होते हैं जो देखकर लिन फेंग कहता है, तो तुम सभी एल्डर्स भी लिन जियूयान के साथ मिले हुए हो। उसकी ये बात सुनकर पैट्रियार्च लिन जियूयान हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि क्लैन एल्डर्स तुम्हारी बात सुनकर मेरे अगेंस्ट जाएंगे? तुम सिर्फ 16 साल के लड़के हो और तुम्हारी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। लिन फेंग, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए अपनी उस बड़ी सी मार्शल सोल के साथ लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। लिन फेंग उस अटैक को अपनी तरफ बड़ी स्लो स्पीड में आता हुआ देख रहा होता है, इसलिए वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और जैसे ही अपनी ट्रू ड्रैगन मार्शल आर्ट स्पिरिट को बाहर निकालता है तो उसका ऑरा इतना ज्यादा था और उस मार्शल स्पिरिट को देखकर ये सभी एल्डर्स और पैट्रियार्च भी काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। और फिर वो अपनी मार्शल स्पिरिट से कई सारे हैंड्स बनाते हुए पैट्रियार्च के उस स्पेयर को रोक लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पैट्रियार्च को लिन फेंग की डिफेंस को तोड़ने के लिए अपनी काफी ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनकी हालत भी खराब हो रही होती है और वो साथ ही साथ अपने मन में बोल भी रहे थे, इसके पास तो ट्रू ड्रैगन की स्पिरिट है। अभी वो इतना कहते हैं कि लिन फेंग ने अपनी ट्रू ड्रैगन मार्शल आर्ट स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए एल्डर को बहुत ही बड़ा झटका दिया था, जिसकी वजह से वो उड़ते हुए जाकर दीवार में लगते हैं और वो दीवार भी बुरी तरह से टूटकर बिखर गई थी। पैट्रियार्च के मुंह से ब्लड आने लगता है, जो देखकर लिन चैन की हालत भी खराब हो जाती है और वो भी चिल्लाते हुए कहता है, ग्रैंडफादर। और वहां पर मौजूद सभी लोग, इवन लिन फेंग की सिस्टर, प्रिंसेस और सारे के सारे जितने भी लोग मौजूद थे, उन सभी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता कि लिन फेंग ऐसा भी कुछ कर सकता है। जबकि लिन फेंग बड़े ही कॉन्फिडेंटली अपने ओरा को कंट्रोल करते हुए बाकी सभी से कहता है, लिनवू रियाल्म का 9th लेवल का कल्टीवेटर बस इतना ही कर सकता है। और फिर वो धीरे धीरे पैट्रियार्च की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर पैट्रियार्च कहते हैं, आखिर तुम अचानक से इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए? तुम तो की रिफाइनिंग की सेकंड स्टेज पर थे। पैट्रियार्च की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लिन फेंग कहता है, लिन जियूयान, खुद को देखो जरा, तुम लिन क्लैन के लीडर हो, तुम्हें तो अपने क्लैन के जीनियसिस को कल्टीवेशन में सपोर्ट करना चाहिए, पर नहीं,
तुम तो आउटसाइडर्स के साथ मिलकर अपने ही क्लैन के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो। आज मैं अपनी लिन फैमिली से तुम जैसे गद्दारों को खत्म कर दूंगा। और फिर लिन फेंग अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए लिन जियुयान की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर पैट्रियार्च लिन जियुयान गुस्से में उठते हुए लिन फेंग को कहते हैं मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब क्योंकि उनके पास उनकी कल्टीवेशन पावर नहीं थी तो वो बिना कल्टीवेशन पावर के ही लिन फेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर लिन फेंग उनके हाथ को पकड़ते हुए उन्हें वहीं पर जान से मार डालता है, जिसके बाद उसने उनके पोते लिन चैन को भी खत्म कर दिया था। और अब इसके बाद वो वहां पर मौजूद बाकी सभी एल्डर्स को भी लिन जियुयान के साथ मिले होने की वजह से उन्हें अपने क्लैन से निकाल देता है, जिस पर वो सभी एल्डर्स कहते हैं कि हम लिंग वू के 6 लेवल के कल्टीवेटर्स हैं जो तुम्हारे क्लैन को संभाले हुए हैं, हमारे बिना लिन क्लैन की पावर कम हो जाएगी और तुम अकेले इसे कैसे संभालोगे। तभी दूसरा एल्डर भी कहता है हमारे बिना तुम लोंगशेन टाउन में फ्यूचर में टिक भी नहीं पाओगे, जिस पर लिन फेंग उनसे कहता है मैं यहाँ पर हूँ और मुझे तुम जैसे लिनवू रियाम के कल्टीवेटर्स की क्या जरूरत। मैं अपनी लिन फैमिली के मेंबर्स को टियानवू रियाम से भी ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। मुझे अपने क्लैन में निडर और पावरफुल लोग चाहिए जो अपने लोगों की हिफाजत करें और उन्हें ग्रो करने में हेल्प करें। तुम जैसे सेल्फिश लोगों को मैं अपने क्लैन में रखूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। लिन फेंग की ये बातें सुनकर प्रिंसेस भी लिन फेंग से इंप्रेस होते हुए अपने माइंड में कहती है इतनी छोटी सी उम्र में ही लिन फेंग में बहुत करेज है, लगता है मैंने पहले इसे अंडर एस्टिमेट कर लिया। तभी लिन फेंग किन हाओ के ग्रैंडफादर की तरफ देखते हुए कहता है अब आगे तुम्हारी बारी है, जिस पर उनकी फैमिली का एक एल्डर शर्मिंदा होते हुए कहता है मिस्टर लिन ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये सब कुछ इस लिन चैन की वजह से हुआ जिसकी वजह से हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, और अब क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है तो हमें एक दूसरे से नफरत करने की कोई जरूरत नहीं। जबकि किन हाओ के ग्रैंडफादर के माइंड में चल रहा होता है लिन फेंग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसके अलावा प्रिंसेस बिंगलुआन भी यहाँ पर है तो हम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, इसीलिए अभी के लिए अच्छा यही होगा कि मैं इसे कुछ नहीं कहूँ और फिर बाद में मैं जनरल शेनवू से बात करके कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स को बुलाकर इसे पकड़ लूंगा। इस तरह से मैं इस चूहे से हाई लेवल कल्टीवेशन मेथड्स भी ले पाऊंगा और मेरी जिया फैमिली का स्टेटस भी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सब सोचते हुए वो कहता है ठीक है लिन फेंग ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं रिस्पेक्टफुली तुमसे अपोलोजाइज करता हूँ। और फिर वो अपनी स्टोरी रिंग से कुछ इलेक्सर्स निकालते हुए कहता है ये कुछ 500 साल पुराने इलेक्सर्स हैं, मुझे उम्मीद है कि अभी हमारे बीच जो कुछ भी हुआ हम इन ग्रजेस को भुला देंगे और हमारी दोनों फैमिलीज के बीच रिलेशनशिप पहले की तरह अच्छा हो जाएगा। लिन फेंग उन सभी इलेक्सर्स को चेक करते हुए अपनी स्टोरी रिंग में रख लेता है। ये देखकर मैनेजर लाओ को तो लिन फेंग के ऊपर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद लिन फेंग इन इलेक्सर्स को लेने के बाद इन्हें माफ कर देगा, पर शायद वो नहीं जानते थे कि लिन फेंग आगे क्या करने वाला है। प्रिंसेस भी अपने माइंड में कहती हैं लगता है कि लिन फेंग जनरल शेनवू से डरता है। वहीं अब किन हाओ के ग्रैंडफादर कहते हैं मिस्टर लिन अब क्योंकि सारा मामला निपट गया है तो मैं चलता हूँ। ये कहते हुए वो लिन फेंग को ग्रीट भी करता है। तभी लिन फेंग कहता है मैं तुम्हें जाने दूं, जिस पर वो हैरानी के साथ कहता है आपने तो मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली है ना। लिन फेंग कहता है तुमने मेरे लिन मैंशन में तोड़फोड़ मचाई, मेरी सिस्टर को बुली किया, ऑफ कोर्स इसके लिए तुम्हें कंपनसेट तो करना ही था। ग्रैंडफादर को कुछ समझ नहीं आता तो वो कहता है आखिर तुम क्या चाहते हो, अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया तो जनरल शेनवू तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो मेरा बदला लेने के लिए तुम्हारे पूरे लिन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिस पर लिन फेंग उनका डायरेक्ट नेम लेते हुए कहता है जिया वैनचेन तुम्हें क्या लगता है कि मैं छोटा बच्चा हूँ जिसे तुम धमका सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले ही तुम ये सोच रहे थे कि तुम कुछ इलेक्सर्स देकर यहाँ से चुपचाप निकल जाओगे, इसीलिए तुम माफी मांगने की एक्टिंग भी कर रहे हो और जब फिर तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम जनरल शेनवू को बोलकर कुछ हाई लेवल कल्टीवेटर्स को भेजकर मुझे पकड़वाओगे ताकि तुम मेरी मार्शल आर्ट टेक्निक्स मुझसे छीन लो। अब क्योंकि मुझे सब कुछ पता है कि तुम क्या करने वाले हो तो क्यों ना मैं तुम्हें ही डिस्ट्रॉय कर दूं। लिन फेंग को इस तरह से उनके अगेंस्ट एक्शन लेता हुआ देखकर मैनेजर लाओ कहते हैं ये लिन फेंग तो बहुत दिलचस्प है। तभी लिन फेंग जिया वैंगशन से और कहता है तुम अपनी कल्टीवेशन को खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हो या मैं अपने हाथों से करूं। तो अब ग्रैंडफादर भी गुस्सा करते हुए कहते हैं लिन फेंग किसी को इतना बुली भी नहीं करना चाहिए, अगर हम सब ने मिलकर एक्शन लिया तो तुम हमारा सामना नहीं कर पाओगे। ग्रैंडफादर के एल्डर भी उनका साथ देते हुए लिन फेंग से कहते हैं चाहे तुम्हारे पास सीक्रेट टेक्निक्स हैं पर तुम अभी सिर्फ की रिफाइनिंग रियाल्म पर हो, आखिर कितनी ही देर तक टिक पाओगे। और फिर वो अपने सभी एल्डर्स को भी मैनिपुलेट करते हुए कहते हैं चलो एक साथ मिलकर इस एरोगेंट लड़के को सबक सिखाते हैं। और फिर अब जिया फैमिली के वो सभी एल्डर्स अपनी पावर्स को ग्रैंडफादर के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं, जिसकी वजह से ग्रैंडफादर की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी तो वो अपनी मार्शल आर्ट स्पिरिट रिहाइनोसोरस को बाहर निकालते हुए लिन फेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं, जो देखकर मैनेजर लाओ को समझ आ चुका था कि इस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। इसीलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग की सिस्टर को अपने पास ले आते हैं और प्रिंसेस के सामने एक प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन बैरियर बना देते हैं ताकि उन्हें इस अटैक से कोई नुकसान ना पहुंचे। तो अब लिन फेंग भी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने ट्रू ड्रैगन की स्पिरिट को बाहर निकालते हुए एक झटके में ग्रैंडफादर की रिहाइनोसोरस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ग्रैंडफादर की रिहाइनोसोरस मार्शल आर्ट स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो देखकर ग्रैंडफादर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो वहीं पर नहीं रुकते, बल्कि वो अपनी एक बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए लिन फेंग के ट्रू ड्रैगन के ऊपर एक स्लैश अटैक करते हैं, जिससे लिन फेंग की मार्शल आर्ट स्पिरिट के ऊपर कोई असर नहीं होता। इसीलिए वो दोबारा से अपनी रिहाइनोसोरस मार्शल आर्ट स्पिरिट को और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से बनाते हुए लिन फेंग के ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, पर उनकी ये कोशिश भी नाकामयाब हो गई थी। तो इसीलिए अब लिन फेंग आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम लोग खुद को जिया फैमिली के सबसे पावरफुल एल्डर्स कहते हो और सिर्फ इतना ही कर सकते हो। इस पर ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम घमंडी लड़के, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट कल्टीवेटर्स की पावर्स क्या होती हैं। तो अब वो गुस्से में अपनी ब्लड सैक्रिफाइस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी मार्शल सोल स्पिरिट की पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वो साइज में पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। अपने ग्रैंड एल्डर को ऐसा करता हुआ देखकर जिया फैमिली के बाकी सभी एल्डर्स भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और वो भी ब्लड सैक्रिफाइस का इस्तेमाल करते हुए अपने ग्रैंड एल्डर्स की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। और वो अपने इस फाइनल अटैक में अपनी पूरी जान लगा रहे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उनके इस रिहाइनोसोरस की पावर पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी थी। और अब इतना ज्यादा पावरफुल अटैक लिन फेंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जो देखकर लिन फेंग की वो ईगल उससे कहती है, मास्टर, इन लोगों के इस कंबाइन अटैक की वजह से इसकी पावर टियानवू रियल्म से भी बढ़ चुकी है। वो अटैक लिन फेंग के करीब आकर उसे हिट होने वाला होता है कि तभी लिन फेंग एक गहरा सांस लेते हुए अपने मुंह से सोनिक बूम शॉकवेव्स छोड़ता है। लिन फेंग के इस अटैक की वजह से उन सभी एल्डर्स का वो अटैक भी फेल हो जाता है और उसी के साथ साथ वो सभी लोग उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए बिना एक सेकंड भी गवाए लिन फेंग अपने ड्रैगन की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वैंगशैंग की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद उसने एक एक करके बाकी सभी जिया फैमिली के एल्डर्स की कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से वो सारे एल्डर्स अपने पैरों पर खड़े नहीं रह पाते और नीचे गिर जाते हैं। अपने एल्डर्स की इतनी बुरी हालत देखकर जिया फैमिली के कुछ सोल्जर्स भागते हुए आकर अपने एल्डर्स को संभालते हैं और उन्हें हील करने लगे थे ताकि वो अपने पैरों पर चल सके। तभी उनमें से एक सीनियर सोल्जर भागता हुआ लिन फेंग के पास आता और उससे माफी मांगते हुए उसे कुछ इलेक्सर्स देता है ताकि लिन फेंग अब उन्हें यहाँ से जाने दे। लिन फेंग वो इलेक्सर्स ले लेता है और उससे कहता है, अगर तुम लोगों ने फ्यूचर में दोबारा से इस तरह से कुछ करने की हिम्मत की तो मैं तुम लोगों पर दया नहीं दिखाऊंगा। इसके बाद वो सोल्जर अपने एल्डर्स को संभालते हुए वहां से लेकर जाने लगता है। जाते हुए भी हम देखते हैं कि वो बुढ़ाऊ वैंगशैंग अपने माइंड में गुस्से में बोल रहा था, लिन फेंग, तुमने आज मुझे जो जिल्लत दी है इसका बदला मैं तुमसे 10 गुना ज्यादा लूंगा। जनरल शन वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लिन फेंग अभी भी उनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है, इस वजह से उसे भी उन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी ए गर्ल भी लिन फेंग से कहती है, मास्टर, ये बूढ़ा वैंगशैन तो बहुत ही ज्यादा कमीना है, आपको इसे ऑन द स्पॉट मार देना चाहिए। लिन फेंग उसे बताता है कि जनरल शेनवू की पावर्स बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा उनके अंडर में टियानवू रियल्म के काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हैं। अगर मैंने अभी जिया वैंगशैन को मार डाला तो जनरल शेनवू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और वो फौरन से अपने सोल्जर्स को भेजकर मुझ पर अटैक करवाएगा। इसीलिए मुझे इस वैंगशैन को जिंदा छोड़ना पड़ रहा है, ताकि शायद इस तरह से मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए और मैं इसका फायदा उठाते हुए अपनी सोल पावर को बढ़ा सकूं, जिससे मैं अपनी एंसेस्ट्रल ड्रैगन की आइज को और भी ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगा और इस तरह से मैं जनरल शेनवू के साथ कम्पीट करने के भी काबिल बनूंगा। लिन फेंग की ये बात सुनकर ये गर्ल कहती है, मास्टर, आप तो बहुत ही समझदार हैं। तभी जियावू भागते हुए अपने ब्रदर के पास आते हैं और उसके गले लगते हुए कहती है, ब्रदर, आप कमाल के हैं। जिस पर लिन फेंग कहता है कि तुम भी फ्यूचर में मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बनोगी। जियावू कहती है, पर अभी अभी मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि आप जिया फैमिली के लोगों को नहीं हरा पाएंगे। बहुत अच्छा होता अगर मैं आपके साथ मिलकर उनके साथ फाइट कर पाती। इस पर लिन फेंग उसे कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स देता है और कहता है, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए लिए हैं, तुम्हें बस इन्हें रिफाइन करके एब्जॉर्ब करना है और इससे तुम्हारी पावर्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। जियावू उन सभी हर्ब्स को अपने पास रख लेती है और कल्टीवेशन करने के लिए चली जाती है। तभी अब प्रिंसेस लिन फेंग के पास आते हुए कहती है, मिस्टर लिन, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी यंग एज में तुम्हारे पास इतनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ होगी। मैनेजर लाओ भी उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, तुम तो वाकई बहुत पावरफुल हो। हमारी किंग लोंग डायनेस्टी की इस जनरेशन में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ कंपेयर करने के काबिल हैं, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर सकते जो आज तुमने कर दिखाया। तुमने तो जिया फैमिली के 6 एल्डर्स को बेकार कर दिया है, वो आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिया वैंगशन जरूर जनरल शेनवू को बोलकर तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेगा और उनके उन जनरल्स के साथ निपटना आसान नहीं है। मैनेजर लाओ की इस बात पर लिन फेंग उनसे कहता है, मिस्टर लिंग, आप तो उनकी स्ट्रेंथ के बारे में काफी कुछ जानते हैं। तो वो बताते हैं, जनरल शेनवू बियान हुआ की एंशियंट बैटलफील्ड को गार्ड करते हैं। उनके अंडर में बहुत सारे इवल और पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं और उनके 7 बैटल जनरल्स तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं और ये सभी 7 जनरल्स टियानवू रियल्म के 6 लेवल से भी ऊपर हैं। इवन वो हमारी कियानलोंग डायनेस्टी की रैंकिंग लिस्ट में टॉप 100 में हैं। मैनेजर लाओ की ये बातें सुनकर लिन फेंग तो काफी शॉक्ड हो गया था। उसको इस तरह से शॉक होता हुआ देखकर प्रिंसेस कहती है, मिस्टर लिन,
आपको इस मैटर को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि जनरल शेनवू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर अगर तुम मेरे किंग एन मेंशन को ज्वाइन कर लेते हो तो मेरे फादर डेफिनेटली तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और फिर जनरल शेनवू तुम्हें हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। प्रिंसेस की इस ऑफर पर लिन फेंग सोचने लगता है और कहता है, क्या आप मुझे अपने पैलेस में गेस्ट एल्डर के तौर पर रिक्रूट करना चाहती हैं या फिर आप मुझे चीफ एल्डर बनाएंगी? अगर आप मुझे गेस्ट एल्डर बनाने का सोच रही हैं तो मैं ज्वाइन नहीं होऊंगा, पर अगर आप मुझे चीफ एल्डर बनाने का सोच रही हैं तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। लिन फेंग की ये बात सुनकर प्रिंसेस का रिएक्शन भी बड़ा आया, इसलिए वो कहती हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम अपनी पुरानी डील को तो कंप्लीट कर लें। इसीलिए अब लिन फेंग अपनी उस डील को कंप्लीट करने के लिए प्रिंसेस को एक जगह पर लेकर जाता है, जहां पर एक रूम में बैठते हुए प्रिंसेस और लिन फेंग आपस में बात करने लगते हैं। जहां लिन फेंग प्रिंसेस से कहता है, मैं अब फील कर पा रहा हूँ कि मेरी दी हुई टेक्निक से आपकी पावर्स पहले से कई गुना बढ़ गई है। इस पर प्रिंसेस कहती है, तुम्हारी वो एंशिएंट ब्लड लाइन अवेक टेक्निक वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैंने सिर्फ उसे 2 घंटों के लिए प्रैक्टिस किया और इससे मेरी ब्लड लाइन पावर काफी इंक्रीज हुई है, लेकिन तुम्हारी यह टेक्निक मेरी दोनों ब्लड लाइंस को आपस में लड़ने से नहीं रोक पा रही। इसीलिए आज मैं तुमसे वो पूरी टेक्निक लेने के लिए आई हूँ। उस टेक्निक के बदले में मैं तुम्हें अपने सारे पैसे देने को तैयार हूँ। इसके अलावा हमारा किंग पैलेस एंड तुम्हारी लिन फैमिली को प्रोटेक्ट भी करेगा। इस तरह से तुम्हारी फैमिली भी फ्यूचर में सेफ रहेगी। लिन फेंग भी कहता है कि मैंने आपसे आपकी मार्शल स्पिरिट को अवेक करने का प्रॉमिस किया था, तो ये तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन इससे पहले आपको कसम खानी होगी कि आप मेरी सीक्रेट टेक्निक को कभी भी किसी को भी नहीं देंगी। प्रिंसेस भी उसे श्योर करवाते हुए प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारी इस टेक्निक को किसी को भी नहीं दूंगी। अगर मैं अपने इस प्रॉमिस को तोड़ूं तो मुझ पर थंडर स्ट्राइक हो और मैं वहीं पर बुरी तरह से मारी जाऊं। इस पर लिन फेंग कहता है, थंडर स्ट्राइक्स, ये प्रॉमिस अच्छा नहीं है। तो प्रिंसेस कहती हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं कैसी कसम खाऊं? लिन फेंग उन्हें बताता है, आपको एक ओथ लेना होगा। अगर आप अपने उस ओथ को तोड़ेंगी तो आपको मेरी पर्सनल मेड बनना होगा। क्या आप इस ओथ के लिए तैयार हैं? ये सुनकर प्रिंसेस परेशान होते हुए कहती हैं, क्या? आखिर इस तरह का ओथ लेने के लिए कौन कहता है? लिन फेंग उन्हें आगे बताता है कि अगर आप थंडर स्ट्राइक से मारी गई तो इससे मेरा कोई फायदा नहीं होगा, तो इससे बेहतर ये नहीं कि आप मेरी पर्सनल मेड बन जाएं। बस कंडीशन ये है कि आपको अपना ओथ नहीं तोड़ना। लिन फेंग की इस बात पर प्रिंसेस अपने मन में कहती हैं, कहीं ये मुझे टीज तो नहीं कर रहा, लेकिन ये वाकई मेरी मार्शल स्पिरिट को अवेक करने में मेरी हेल्प कर सकता है, और वैसे भी तब तक इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं इसकी सीक्रेट टेक्निक को रिवील नहीं करती। और अगर मैं अपनी ब्लड लाइन मार्शल स्पिरिट को अवेक कर लेती हूँ तो मेरी मदर को मेरी वजह से दूसरे लोगों के ताने सुनने को नहीं मिलेंगे और मैं भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकूंगी। पर कहीं ये लिन फेंग मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टीज करने की? मैं इसे थोड़ा डरा कर देखती हूँ कि कहीं ये सच में मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा। इसीलिए वे एकदम से गुस्से में खड़े होते हुए टेबल पर अपने हाथ पटकते हुए कहती हैं, लिन फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑफेंड करने की? क्या तुम्हें मेरे गुस्से से डर नहीं लगता? अगर मुझे तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक को चुराना ही होता तो मैं तुम्हें साइलेंटली किल करवा कर भी वो ले सकती हूँ। तो लिन फेंग उन्हें कहता है, प्रिंसेस, मैं जानता हूँ आप ऐसा कर सकती हैं, पर करेंगी नहीं। आप बस ऐसा दिखाती हैं कि आप बहुत ही कोल्ड और अनकाइंड हैं, बट एक्चुअल में आप सिर्फ बाहर से कोल्ड हैं, अंदर से तो बहुत ही हॉट हैं। आप ही बताइए कि एक ऐसा पर्सन जो जानता है कि उसकी हेल्प करने के बदले में उसे दूसरे की काइंडनेस को कैसे रीपे करना है, वो आखिर दूसरों को हर्ट कैसे कर सकता है? लिन फेंग की ये बात सुनकर प्रिंसेस भी चौंक जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लिन फेंग प्रिंसेस को बहुत ही अच्छे से समझता है। तो वो भी कहती है, ठीक है, मैं हार मानती हूँ। जैसा कि तुमने कहा, मैं गॉड्स की कसम खाते हुए कहती हूँ कि अगर मैंने तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक को लीक किया तो मैं तुमसे शादी करूंगी। क्या अब तुम खुश हो? जिस पर लिन फेंग हंसते हुए कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, पर आपकी ओथ को सुनकर तो ऐसा लगता है कि आप मुझसे शादी करना चाहती हैं। प्रिंसेस अब यहाँ पर लिन फेंग की बातों में बुरी तरह से फंस चुकी थी, इसलिए उसकी बात का आंसर ना करते हुए हिचकिचाते हुए कहती हैं, क्या अब तुम मुझे अपनी फुल सोल कंडेंसिंग सीक्रेट टेक्निक दिखाओगे? इस पर लिन फेंग उनसे 3 दिन का टाइम लेता है और 3 दिन के बाद उनकी वो सीक्रेट टेक्निक फुल्ली रेडी होगी। तो प्रिंसेस भी ये कहते हुए चली जाती है कि 3 दिन के बाद हमारे इस एक्सचेंज में मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स लाऊंगी। लिन फेंग उन्हें ग्रीट करता और कहता है, ठीक है प्रिंसेस, मैं आपका वेट करूंगा। व्यू चेंज होता है, हम देखते हैं कि लिन फेंग अपने घर में बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है, पर यहाँ पर उसे कल्टीवेशन करने में काफी दिक्कत हो रही थी और उसे अपनी एंसेस्ट्रल ड्रैगन आई के अंदर जाने में भी मुश्किल हो रही थी और एनर्जी एब्सॉर्ब करने में भी दिक्कत आ रही थी। तो एआई गर्ल उसे बताती है, मास्टर, एंसेस्ट्रल ड्रैगन आई को चलते रहने के लिए अपने अंदर काफी सारी एंसेस्ट्रल ड्रैगन की को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। तो अब अगर आप अपनी कल्टीवेशन को तेजी के साथ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको खुद अपने दम पर हेवन एंड अर्थ की ड्रैगन एनर्जी को एब्सॉर्ब करना होगा। लिन फेंग ये सोच
सोचने लगता है कि मुझे खुद ही ड्रैगन एनर्जी को ढूंढना होगा। इसके अलावा मुझे जनरल शेनू से भी निपटना है, पर यह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एआई गर्ल उन्हें सलाह देती है कि आप अपनी सोल पावर को तेजी से बढ़ाने के लिए सोल नरिशिंग पिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप अपनी एंसेस्ट्रल ड्रैगन आई की पावर को ज्यादा देर तक होल्ड कर पाओगे और ड्रैगन आइज की पावर्स के साथ आप जनरल शेनवू के लोगों के साथ भी कम्पीट कर पाएंगे। लिन फेंग को एआई गर्ल की यह सलाह अच्छी लगती है, इसीलिए वो अपने पास मौजूद मेडिसिनल हब्स को बाहर निकालता है, जिन्हें देखते हुए एआई गर्ल उन्हें बताती है, मास्टर आप इन मेडिसिनल मटेरियल से की कंडेंसिंग पिल्स को रिफाइन कर सकते हैं। तो लिन फेंग भी अभी खुद ही इन की कंडेंसिंग पिल्स को बनाने के बारे में सोचता है और उसे याद आता है कि उसके पास तो एक एल्केमी फर्नेस भी है और एआई गर्ल ने भी उसे एल्केमी परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक दी थी, जिसे लिन फेंग आसानी से सीख सकता है। लिन फेंग पहली नजर में उस टेक्निक को देखकर अच्छे से समझ गया था कि उसे एल्केमी किस तरह परफॉर्म करनी है, पर अब वो ये नहीं जानता था कि उसका ये फर्नेस किस लेवल का है। तो एआई गर्ल उसे उस फर्नेस को देखते हुए बताती है, मास्टर ये तो हेवन लेवल 6 ग्रेड का फर्नेस है। तो अब लिन फेंग समझ चुका था कि वो इसे लेक्सस तो आसानी से बना सकता है, इसीलिए वो अपने पास मौजूद मेडिसिनल हब्स का इस्तेमाल करते हुए की कंडेंसिंग पिल्स को बनाना शुरू कर देता है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लिन मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन फैमिली के सभी लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं और वो आपस में बात कर रहे थे कि हमने सुना है कि आज यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है, चलो चलो चलकर देखते हैं। ये तो मास्टर लिन फेंग हैं, जिन्होंने कल अकेले जिया फैमिली के सभी एल्डर्स को हरा दिया। वहीं हम देखते हैं लिन फेंग को, जो अपने अंकल को अपने साथ लेकर आया था और लिन फैमिली के सभी मेंबर्स के वहां पर आ जाने के बाद वो अनाउंस करता है, आज से मेरे अंकल लिन टियानगैंग टेम्परेरीली लिन फैमिली के इंचार्ज हैं। क्या आप सभी में से किसी को इससे कोई एतराज है? इस पर हम देखते हैं कि एक बंदा आगे बढ़ते हुए लिन फेंग को ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर लिन फेंग, आपने अकेले ही जिया फैमिली के 6 एल्डर्स को हरा दिया। अगर आप लिन फैमिली के पैट्रियार्च बनना चाहते हैं तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये लिन टियानगैंग मुझसे वीक है और इसकी मार्शल स्पिरिट भी अर्थ लेवल 1 की है, जबकि मैं लिन टियान हूँ ऑलरेडी लिनवू रियाल्म के 6 लेवल पर हूँ और मेरी मार्शल स्पिरिट अर्थ लेवल 6 की है। मैं इनसे कल्टीवेशन और पोटेंशियल दोनों के मामले में बेहतर हूँ, तो इसीलिए मैं लिन टियानगैंग को लिन फैमिली के पैट्रियार्च बनाने से डिससेटिस्फाइड हूँ। लिन टियानहू को इस तरह से लिन फेंग के साथ बात करता हुआ देखकर वहां पर मौजूद एल्डर्स, जो कि लिन फेंग की साइड नहीं थे, वो मुस्कुराने लगते हैं और हमें पता चलता है कि लिन टियानहू भी असल में लिन फेंग के अंकल हैं। इसीलिए लिन फेंग उनसे कहता है, अंकल टियानहू, आपको लगता है कि आप मेरे अंकल से ज्यादा स्ट्रोंगर हैं? जिस पर वो हाँ कहते हैं। तो इस पर लिन फेंग उन्हें अपने अंकल के साथ एक फाइट का चैलेंज करता है। अगर वो इस चैलेंज को जीत जाते हैं तो उन्हें लिन फैमिली का टेम्परेरीली पैट्रियार्च बना दिया जाएगा और इसके लिए लिन टियानहू रेडी हो जाता है, पर फिर भी वो टियानगैंग से पूछता है, क्या तुम वाकई ये फाइट करना चाहते हो? टियानगैंग भी उसके साथ कम्पीट करने के लिए रेडी था, इसलिए अब वो दोनों ही बैटल अरीना की तरफ जाने लगते हैं। व्यू चेंज होता है, हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों ही अब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और लिन फेंग उन्हें इस फाइटिंग के रूल समझाता है कि अगर तुम दोनों में से कोई एक गिव अप कर देता है तो ये फाइट खत्म हो जाएगी। यहाँ पर पहले अंकल टियानहू आगे बढ़ते हुए अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालते हैं और हम देखते हैं कि इनके मार्शल स्पिरिट का ऑरा काफी ज्यादा था और वो दिखने में भी खतरनाक लग रही होती है, पर अंकल टियानगैंग इससे डरते नहीं। वो भी अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालते हैं, जो देखने में काफी खतरनाक लग रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंकल टियानगैंग की मार्शल स्पिरिट थंडर टाइप की है, जबकि अंकल टियानहू की मार्शल स्पिरिट फायर टाइप की है। अंकल टियानहू पहले आगे बढ़ते हुए अंकल टियानगैंग के ऊपर अटैक करते हैं, पर इससे पहले कि उनका अटैक अंकल टियानगैंग को हिट हो पाता, अंकल टियानगैंग अपनी मार्शल स्पिरिट की सारी पावर को अपने एक पंच में कंडेंस कर लेते हैं और वो अपने इस पंच का नेम लेते हैं, जो कि होता है डिवाइन एप शैटरिंग वॉइड फीस्ट। और उनका ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो अंकल टियानहू की पूरी मार्शल सोल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस अटैक के इंपैक्ट से अंकल टियानहू भी पीछे की तरफ धकेले गए थे। वो खुद को संभालते हुए कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है, पर आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तुम तो सिर्फ लिंगवू रियाल्म के 5th लेवल पर हो। अंकल टियानगैंग उसकी इस बात का आंसर ना करते हुए अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उसकी पावर्स को रिलीज करते हैं और हम देखते हैं कि उनकी मार्शल सोल अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। इसी वजह से वो अंकल टियानहू के ऊपर जोर जोर से रोर कर रही होती है। लिन फैमिली के बाकी मेंबर्स अंकल टियानगैंग की पावर्स को देखते हुए कहते हैं, लगता है कि अंकल टियानगैंग ने मार्शल आर्ट्स की पावर को समझ लिया है। और हमें इन्हीं से पता चलता है कि अगर कोई मार्शल आर्ट्स की पावर्स को समझ लेता है तो उसकी कॉम्बैट पावर्स पहले से डबल हो जाती हैं। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो कि टियानवू रियाल्म के हाफ पर पहुंचकर ही रिवील होता है। वहीं हम देखते हैं कि अंकल टियानहू को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अंकल टियानगैंग से हिट खाकर बैठे हैं, इसीलिए वो दोबारा से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अंकल टियानगैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इस बार वो भी अपनी डिवाइन एप मून शैटरिंग फिस्ट का इस्तेमाल करने लगते
हैं। उनके इस अटैक को इस्तेमाल करने की वजह से आसमान में एक बड़ी सी फॉर्मेशन क्रिएट होती है, जिसके अंदर से दो बड़े बड़े हाथ फिस्ट की फॉर्म में अंकल टियानगैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें अंकल टियानगैंग अपनी थंडर पावर को रिलीज करते हुए अपनी मार्शल सोल के साथ ही आसानी से खत्म कर देते हैं। ये देखकर तो अंकल टियानहाओ काफी हैरान हो चुके थे और इसीलिए अब वो फाइट से पीछे हट जाते हैं, जो देखकर लिन फेंग मुस्कुराते हुए अंकल टियानहाओ के पास आता है और उनसे कहता है, अंकल टियानहाओ, क्या अब आप सेटिस्फाइड हैं? जिस पर टियानहाओ कहता है कि ब्रदर टियानगैंग तो बहुत पावरफुल हो गए हैं, मैंने उन्हें पहले अंडर एस्टिमेट कर लिया था। तभी अंकल टियानगैंग भी वहां पर आ चुके थे, इसीलिए टियानहाओ उनसे पूछता है, ब्रदर टियानगैंग, आप तो सिर्फ लिन वुलियाम के 5th लेवल पर हैं, पर फिर भी आप इतनी टेरिफाइंग टेक्निक्स को कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हो? जिस पर अंकल टियानगैंग हंसते हुए कहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि कल मुझे लिन फेंग ने कुछ टेक्निक्स दी थी। और इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अंकल टियानगैंग लिन फेंग के साथ बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे। वो यहाँ पर बैठे हुए लिन फेंग के साथ यही बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने अकेले ही जिया फैमिली के 6 एल्डर्स को हरा दिया, क्या ये सच है? और जब लिन फेंग ये कंफर्म करता है तो अंकल टियानगैंग ये जानकर उसके लिए काफी खुश होते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने हमारे क्लैन के 7 एल्डर्स को निकाल दिया है। अगर हमारे क्लैन में इनफ मैन पावर नहीं होगी तो मुझे डर है कि हमारे लिए हमारे क्लैन की करंट फाउंडेशन को मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। जिस पर लिन फेंग उन्हें ना परेशान होने को कहता है और बताता है कि मैं इस बार आपको पैट्रियार्च बनाने का सोच रहा हूँ। जिस पर उनका आंसर भी यही था कि मैं सिर्फ लिन वुलियाम के 5th लेवल का कल्टिवेटर हूँ, कोई भी मुझे पैट्रियार्च के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो लिन फेंग उन्हें कोई सीक्रेट टेक्निक्स देते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो आप इन मार्शल आर्ट टेक्निक्स को प्रैक्टिस करें। इनको अच्छे से मास्टर कर लेने के बाद आप लिन वुलियाम के कल्टिवेटर को भी आसानी से हरा सकोगे और फिर आपको पैट्रियार्च बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। अंकल भी लिन फेंग की दी हुई उन मार्शल आर्ट टेक्निक्स को देखते हुए अपने मन में कहते हैं, ये सभी तो हेवन लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक्स हैं। तो इसीलिए अब अंकल भी बिना टाइम हुए जल्दी से जाकर इन सभी मार्शल आर्ट टेक्निक्स को मास्टर करने लगते हैं, इसीलिए वो आज इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सके। अब इसके बाद हमें रियल टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अंकल टियानगैंग अंकल टियानहाओ से कहते हैं, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक रात में इतनी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकूंगा। उनकी ये बात सुनकर अंकल टियानहाओ तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, इसलिए वो कहते हैं, क्या तुम्हें वो मार्शल आर्ट टेक्निक्स लिन फेंग ने दी थी? इस पर लिन फेंग भी कंफर्म करते हुए बताता है कि हाँ, वो मार्शल आर्ट टेक्निक्स मुझे मेरे फादर ने दी थी। पास खड़ा हुआ एक एल्डर उनकी ये बात सुनकर कहता है, इसके फादर लिंग चैनशन किंग लोंग डायनेस्टी के 100 इयर्स में फर्स्ट जीनियस हैं और वो बहुत सारी फॉरबिडन एंशिएंट बैटलफील्ड्स में भी गए हैं, तो इसके पास इस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक्स होना तो नॉर्मल बात है। वहीं अब लिन फेंग दोबारा से अपनी पूरी लिन फैमिली से पूछता है, अब मेरे अंकल लिन क्लैन के पर्सन इंचार्ज हैं, क्या आप सभी में से अभी भी किसी को कोई ऐतराज है? जिस पर वो सभी लोग ऊंची आवाज में कहते हैं, नहीं, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं। और फिर लिन ऑफिशियली अपने अंकल को टेम्परेरी पैट्रियार्च बनाकर चला जाता है। व्यू चेंज होकर हमें दिखाया जाता है जंगल का सीन, जहां पर प्रिंसेस 3 दिन के बाद लिन फेंग से मिलने के लिए आई हुई थी। लिन के वहां पर आते ही प्रिंसेस उसके लिए लाए हुए तोहफे उसे देती है, जिसमें वो लिन के लिए बहुत ही रेयर मटेरियल्स लेकर आई थी। उन्हें चेक करने पर लिन हमें बताता है, ये तो 1000 साल से भी पुराने मेडिसिनल हर्ब्स हैं। इन इतने ज्यादा वैल्यूएबल हर्ब्स को देखने के बावजूद भी लिन के चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं थी, जो देखकर प्रिंसेस उससे कहती है, मिस्टर लिन, इसका क्या मतलब है? क्या आपको ये मेडिसिनल मटेरियल्स पसंद नहीं आए? वो अपने इन मेडिसिनल हर्ब्स को अपनी स्टोरेज रिंग में डालते हुए वो स्टोरेज रिंग लिन फेंग को दे देती है और कहती हैं, आज से मैं तुम्हारे लिए इस तरह की कीमती मेडिसिनल मटेरियल्स इकट्ठा करती रहूंगी। लिन फेंग प्रिंसेस की स्टोरेज रिंग को कैच करते हुए कहता है, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, पर दरअसल बात ये नहीं है। मैं आपकी मार्शल सोल्स को गैदर करने वाली सीक्रेट टेक्निक को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ, क्योंकि मुझे उसमें एक स्पेशल मेथड को ऐड करना पड़ रहा है और मुझे डर है कि आप उस स्पेशल मेथड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगी। प्रिंसेस भी हैरानी के साथ पूछती हैं, किस तरह का स्पेशल मेथड? लिन फेंग उन्हें बताता है कि वो दरअसल मुझे आप पर एक तरह का इम्प्रिंट बनाना होगा जो आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। प्रिंसेस इससे रिलेटेड उसे और इन्फो मांगती है, तो लिन फेंग बताता है कि क्योंकि आपके पास 2 ब्लड लाइन्स हैं, इसीलिए मुझे उन दोनों को काबू करने के लिए आपके ऊपर 2 इंस्क्रिप्शंस लिखने होंगे, ताकि आपकी दोनों ब्लड लाइन्स आपस में फाइट करने से रुक जाएं। और ये दोनों इंस्क्रिप्शंस अलग अलग लिखे जाएंगे, एक आपकी बैक पर लिखा जाएगा और एक आपकी चेस्ट पे। ये कहते हुए बहुत हिचकिचा रहा होता है, इसीलिए कहता है, अगर आप ये करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप मना भी कर सकती हैं और सिर्फ एक इंस्क्रिप्शन लिखवा सकती हैं, और इस तरह से भी आप अपनी एक ब्लड लाइन मार्शल सोल स्पिरिट को कंडेंस कर पाएंगी। उसकी इस बात पर प्रिंसेस कुछ सोचते हुए कहती हैं, तो तुम्हारा मतलब है कि 2 इंस्क्रिप्शंस लिखवाने के बाद मैं अपनी दोनों मार्शल सोल स्पिरिट्स को अवेक करते हुए कल्टीवेट कर सकती हूँ? जिस पर लिन फेंग हाँ कहता है। ये जानकर वो अपने मन में कहती हैं, साउथर्न रीजन की 3 ग्रेट डायनेस्टीज में भी कोई भी ऐसा जीनियस नहीं है जिसके पास 2 मार्शल स्पिरिट्स हों। अगर मैं अपनी 2 मार्शल स्पिरिट्स को अवेक कर लेती हूँ और उन्हें कल्टीवेट करती हूँ तो फिर
फिर तो मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगी और बाकी सभी जीनियस से अलग नजर आऊंगी। ये सब सोचते हुए लिन फेंग से दोनों इंस्क्रिप्शंस लिखवाने के लिए तैयार हो चुकी थी। तो अब लिन फेंग उन्हें हिचकिचाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है प्रिंसेस, आप अपने कपड़े हटाकर लेक में जाकर तैयार हो जाएं, मैं आ रहा हूँ लिखने। ये कहते हुए लिन फेंग अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेता है। तो अब प्रिंसेस भी बिल्कुल लिन फेंग के कहे अनुसार ऐसा ही करती है, जिसके बाद लिन फेंग भी लेक में आ जाता है और उनके पीछे आते हुए कहता है, जब मैं इंस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ तो आप अपनी मार्शल सोल स्पिरिट का और माइंड का अच्छे से कनेक्शन बनाना, और इस तरह से आप इंस्क्रिप्शन को अपनी फिंगर से कंट्रोल कर पाएंगी और अपने ब्लड की पावर को इकट्ठा करते हुए बॉडी में ट्रांसफॉर्म करते रहना जब तक कि मार्शल सोल स्पिरिट अलग ना हो जाए। तो इस पर प्रिंसेस भी हमें अपना सर हिलाती है। अब लिन फेंग अपने ब्रश को बाहर निकालते हुए प्रिंसेस की बैग पर इंस्क्रिप्शन बनाना शुरू करता है। थोड़ी देर में उसने ये इंस्क्रिप्शन लिखकर तैयार कर दिया था, जिसके बाद वो कहता है, प्रिंसेस अब मैं फ्रंट साइड पर इंस्क्रिप्शन लिखने के लिए जा रहा हूँ। तो इस पर प्रिंसेस भी हाँ करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, जिसके बाद लिन फेंग उनके सामने आकर वो इंस्क्रिप्शन लिख देता है। अब इन दोनों इंस्क्रिप्शंस को सक्सेसफुली लिखने के बाद वो प्रिंसेस को बताता है, अब आप मेरी दी हुई एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी दोनों मार्शल सोल स्पिरिट्स की एनर्जी को कंडेंस कर सकेंगी, और धीरे धीरे करके आप अपनी दोनों मार्शल सोल स्पिरिट्स को पावरफुल भी बनाएंगी और उन्हें कंट्रोल करना भी सीख जाएंगी। बस इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना होगा। लिन फेंग की ये बातें सुनकर अब प्रिंसेस जल्दी से लेक से बाहर आती हैं और जो कपड़े उन्होंने उतारे थे वो जल्दी से पहन लेती हैं। तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग की तो प्रिंसेस से नजर नहीं हट रही थी, पर फिर वो कहता है, नहीं नहीं, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, पास्ट तो बिल्कुल स्मोक की तरह है, दोबारा ऐसा थोड़ी कुछ होगा। और फिर वो भी लेक से बाहर आ जाता है, यानी कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड का दिया हुआ वो धोखा याद आ रहा है कि कैसे दूसरे की पावर के पीछे पलट गई। अब प्रिंसेस लिन फेंग का उसकी इतनी हेल्प करने के लिए शुक्रिया अदा करती हैं और बताती हैं कि मैं फील कर पा रही हूँ कि तुमने जो इंस्क्रिप्शंस मुझ पर लिखे हैं उनकी वैल्यू बहुत 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 ही ज्यादा है। इवन कि मैं अपने फादर किंग एन का सारा पैसा भी लुटा दूं, फिर भी मैं तुम्हारे इन दोनों इंस्क्रिप्शंस को नहीं खरीद सकती। जिस पर लिन फेंग कहता है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी मार्शल सोल को गैदर करने में हेल्प करूंगा, तो मैं अपनी बात से कैसे मुकर सकता हूँ भला। प्रिंसेस लिन फेंग के काफी करीब आते हुए कहती हैं, तो इसीलिए अब मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें एक चांस दूंगी। लिन फेंग की आंखें चमक उठी थी और वह कहता है, कैसा चांस? तो वह कहती है कि क्या तुम जानते हो कि मैं लोंगशेन टाउन में क्यों आई हूँ? लिन फेंग ना में सर हिलाता है। प्रिंसेस कहती हैं, लोंगशेन टाउन से मैं ड्रैगन बरिंग माउंटेन्स में आइस फ्लेम ड्रैगन केव में जाऊंगी ताकि मैं वहां से ड्रैगन ब्लड मैरो क्लिनजिंग फ्लोवर को हासिल कर सकूं। उनकी ये बात सुनकर लिन फेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, इसीलिए वो प्रिंसेस की तरफ मुड़ते हुए कहता है, मेरे ग्रैंडफादर भी बुरियल ड्रैगन माउंटेन्स में गए थे ड्रैगन ब्लड मैरो क्लिनजिंग फ्लोवर को ढूंढने के लिए, ताकि वो उसका इस्तेमाल करते हुए मेरी मार्शल स्पिरिट को अवेक कर सके। पर अफसोस वो खुद बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होकर वहां से वापस आए थे। ये बताते हुए लिन फेंग काफी उदास हो जाता है और हमें यहाँ पर यह नहीं पता चलता कि क्या उसके ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा है या नहीं। तो प्रिंसेस उसे कहती हैं, हमारी किंग लोंग रॉयल फैमिली के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 100 साल पहले हमारी रॉयल फैमिली के मेंबर्स आइस फ्लेम अर्थ ड्रैगन केव में गए थे। वहां से उन्हें कई सारे ड्रैगन ब्लड मैरो क्लिनजिंग फ्लोवर्स मिले थे, और अब क्योंकि इस बात को 100 साल होने को आए हैं और तब से लेकर अब तक वहां पर कोई नहीं गया, इसीलिए मुझे लगता है कि अब तो वो ड्रैगन ब्लड मैरो क्लिनजिंग फ्लोवर्स मैच्योर हो गए होंगे। और कुछ दिनों पहले मेरे मास्टर भी ड्रैगन माउंटेन्स में गए हैं आइस फ्लेम अर्थ ड्रैगन केव का इंटरेस्ट ढूंढने के लिए। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ वहां चल सकते हो। मैंने देखा है कि तुम्हारी कल्टीवेशन एनर्जी ड्रैगन टाइप है, हो सकता है कि तुम्हें वहां पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ सकती है। लिन फेंग जाना तो चाहता था, पर उसे अपने क्लैन की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो जानता है कि उसने जिया फैमिली के साथ पंगा लिया है और उसके एब्सेंस में कहीं जनरल चैनवू ने उसकी लिन फैमिली के ऊपर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इसलिए वो डर रहा था। तो उसके इस डर को देखते हुए प्रिंसेस कहती हैं, अगर तुम मेरे साथ ड्रैगन माउंटेन्स में जाने के लिए तैयार हो तो मैं मैनेजर लाओ को तुम्हारी लिन फैमिली को गार्ड करने के लिए भेज दूंगी, और फिर अगर ऐसा हो भी जाता है कि जनरल चैनवू तुम्हारी लिन फैमिली पर अटैक करने के लिए कुछ लोगों को भेजता है, तो भी तुम्हें उन्हें संभालने के लिए काफी टाइम मिल जाएगा। प्रिंसेस की इस ऑफर के बारे में लिन फेंग सोचने लगता है, तभी ए गर्ल भी उसे बताती है, मास्टर मेरे ख्याल से प्रिंसेस बिंगलुआन का प्रपोजल बहुत अच्छा है। ना सिर्फ प्रिंसेस बिंगलुआन ड्रैगन माउंटेन्स में ड्रैगन ब्लड मैरो क्लिनजिंग फ्लोवर को ढूंढने के लिए जा रही हैं, बल्कि उनका मकसद है ड्रैगन माउंटेन्स में एंशिएंट गॉड की रूइंस को ढूंढना। कहा जाता है कि वहां पर एक एंशिएंट ड्रैगन रहता था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसका डिवाइन ब्लड और इनहेरिटेंस अभी भी वहां पर मौजूद है। मास्टर अगर आपने उसे हासिल कर लिया तो आप इससे बहुत ही ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और फिर तो आपकी पावर्स का सामना कोई भी नहीं कर सकेगा। जिस पर लिन फेंग भी कहता है कि हाँ, मैंने भी सुना
सुना है कि वहाँ पर ड्रैगन बुरियल माउंटेन्स के कोर एरिया में डिवाइन ड्रैगन वैली है, पर उसे चारों तरफ से एंशिएंट फॉर्मेशन से सील किया गया है जो सिर्फ 100 साल में एक बार खुलती है। पर अभी एक दिक्कत और भी है, और वो ये है कि उस डिवाइन ड्रैगन वैली में मेजर डायनेस्टीज की रॉयल फैमिलीज ही जा सकती हैं। और अब क्योंकि प्रिंसेस ने भी मुझे अपने साथ जाने की ऑफर दे दी है, तो ये मेरे लिए डिवाइन ड्रैगन वैली में एंटर होने की वाकई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपने मन में ये सब कुछ सोचने के बाद लिन फेंग प्रिंसेस से कहता है, मैं आपके साथ आइस फ्लेम अर्थ ड्रैगन केव में जाने के लिए तैयार हूँ। जो जानकर प्रिंसेस काफी खुश होती है, पर वो उनके सामने एक कंडीशन रख देता है। वो उन्हें बताता है कि जाने से पहले मुझे अपनी फैमिली के सारे अफेयर्स को हैंडल करना होगा, जिसके लिए प्रिंसेस मान गई थी और वो कहती हैं, ठीक है, मैं कल सुबह तक तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम्हारे आ जाने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। इसी के साथ व्यू चेंज होता हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब लिन फेंग अपने दोनों अंकल्स के पास बैठा हुआ था। वो उन्हें बताता है कि कल मुझे प्रैक्टिस करने के लिए ड्रैगन बुरियल माउंटेन्स पर जाना है और मेरे वापिस आ जाने तक मैनेजर लाओ लिन मैंशन को गार्ड करेंगे। पर अगर बदकिस्मती से ऐसा होता है कि जनरल शेनवू के लोग आप पर अटैक करते हैं, तो आप उनका मुकाबला करने की कोशिश मत करना, बल्कि उन्हें डिले करते रहना। और जब मैं वापिस आऊंगा तो मैं पर्सनली उनके इस मैटर को खत्म कर दूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि लिन फेंग के अंकल लिन टियानहाओ कहते हैं, तुम फिक्र मत करो लिन फेंग, बस जाकर अच्छे से प्रैक्टिस करो, लिन मैंशन को हम पर छोड़ दो। तो अब लिन फेंग भी लिन मैंशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने दोनों अंकल्स को दे देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लिन फेंग प्रिंसेस के आने का इंतजार कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस अपने फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर बैठकर लिन फेंग के पास आती हैं, जो कि दिखने में एक ड्रैगन टाइप लग रहा था। प्रिंसेस के आने के बाद थोड़ी देर में वहां पर मैनेजर लाओ भी आ जाते हैं, जिन्हें आते हुए देखकर लिन फेंग उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, मैनेजर लाओ, अब मेरे लिन मैंशन की सारी सेफ्टी आपके हाथों में है। मैनेजर लाओ भी उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं, मिस्टर लिन, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपकी लिन फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा। जो सुनकर लिन फेंग खुश होता है, तभी प्रिंसेस भी मैनेजर लाओ से कहती हैं, अगर यहाँ पर जनरल चैनवू की वजह से कुछ भी होता है तो आप फौरन मुझे इन्फॉर्म करेंगे। इस पर मैनेजर लाओ ने यस कहते हुए ग्रीट करते हैं। तो अब प्रिंसेस लिन फेंग को कहती है, चलो हमें जल्दी जाना है। लिन फेंग तेजी के साथ जंप करते हुए उस फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर प्रिंसेस के पीछे आकर बैठ जाता है, पर क्योंकि यहाँ पर हाथ डालने की कोई भी जगह नहीं थी, तो प्रिंसेस उसे कहती है, सेफली बैठो, तुम गिर सकते हो। अब वहां उस बीस्ट के ऊपर ऐसी कोई जगह नहीं थी जिसे वो पकड़कर गिरने से बच सके, इसीलिए लिन फेंग प्रिंसेस की कमर को पकड़ लेता है, जिससे प्रिंसेस को तो एक बड़ा झटका लगता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती। और फिर वो अपने फ्लाइंग बीस्ट को फ्लाई करते हुए वहां से चले गए थे। व्यू चेंज होता है, हमें माउंटेन्स के अंदर एक मैंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन फेंग और प्रिंसेस फ्लाई करते हुए आ रहे थे। लिन फेंग उस मैंशन को बड़े गौर से देख रहा होता है कि तभी उस मैंशन के एंट्रेंस पर लिन फेंग को एक ओल्ड मैन खड़ा हुआ नजर आता है, और उन्हें देखते हुए एक गर्ल भी उसे बताती है, मास्टर, ये तो एक डिवाइन रियल्म का पावरफुल कल्टीवेटर है। अभी लिन फेंग उस पर्सन की तरफ देख ही रहा होता है कि तभी वो पर्सन भी लिन फेंग को नोटिस कर लेता है। इतनी जल्दी उसे नोटिस करता हुआ देखकर लिन फेंग शॉक हो गया था, इसीलिए वो अपने मन में कहता है, इनका मोमेंटम तो बहुत टेरिफाइंग है, ये डिवाइन रियल्म के कल्टीवेटर होने के लायक है, जरूर ये बहुत बड़ी हस्ती होंगे। तभी प्रिंसेस ने भी लिन फेंग को लगातार उस पर्सन को घूरते हुए नोटिस कर लिया था, इसीलिए वो उससे कहती हैं, वो मेरे मास्टर सीतू जेन हाई हैं। तो प्रिंसेस अपने मास्टर के पास आकर रुकती है और उन्हें लिन फेंग के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। लिन फेंग उन्हें ग्रीट करते हुए रिस्पेक्ट शो करता है, जिस पर मास्टर उससे कहते हैं, तो तुम हो लिन फेंग, तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे फादर को उनकी यंग एज से जानता हूँ। ये जानकर लिन फेंग थोड़ा सा हैरान हो गया था। तभी मास्टर सीतू और कहते हैं, मैंने प्रिंसेस से सुना है कि तुमने जिया फैमिली के 6 एल्डर्स को अकेले ही हरा दिया। तुम अपनी यंग एज में काफी पावरफुल हो, वरना कोई और इस एज में तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। जिस पर लिन फेंग उनसे कहता है कि आपके अप्रिसिएशन के लिए शुक्रिया। तो मास्टर से कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और जहाँ तक मैं तुम्हारे बारे में जान पाया हूँ, तो मेरे हिसाब से तुम खुद को इम्प्रूव करने की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते। अगर तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो तुम किंग लोंग डायनेस्टी के बड़े बड़े लोगों को भी पीछे छोड़ दोगे। पर अगर तुमने जरा सी भी लेजीनेस दिखाई और ढीले पड़े, तो हो सकता है कि तुम इतिहास के पन्नों में गुम होकर रह जाओ। अब ये तुम पर है कि तुम अपना नाम बनाना चाहते हो या अननोन लोगों की लिस्ट में आओगे। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? जिस पर लिन फेंग भी कहता है, जी हाँ, मैं समझ गया। और वो बताते हैं कि जब तक तुम प्रिंसेस बिंगलुआन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तब तक किन एंड तुम्हें जनरल चैनवू के खतरे से महफूज रखेंगे, और तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी लिन फैमिली को भी प्रोटेक्ट करेंगे। अब क्योंकि प्रिंसेस ने अपनी बात को पूरा किया था, तो लिन फेंग प्रिंसेस की तरफ देख रहा होता है, जिस पर प्रिंसेस भी उसे एक प्यारी सी स्माइल देती है। लिन फेंग मास्टर सीतू से कहता है, सीनियर आप फिक्र ना करें, जब तक मैं प्रिंसेस के साथ हूँ
कोई ने हाथ भी नहीं लगा सकता। हर्ट करना तो दूर की बात है। लिन फेंग के इस कॉन्फिडेंस को देखकर मास्टर सीतू भी लिन फेंग से इंप्रेस हो जाते हैं। तो मास्टर सीतू ने जल्दी ड्रैगन माउंटेन्स पर पहुंचाने के लिए अपनी फ्लाइंग बोट को बाहर निकालते हैं और फिर वो सब लोग उसके ऊपर बैठकर तेजी के साथ ड्रैगन माउंटेन्स पर जाने लगते हैं। व्यू चेंज होता है, हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो लोग ड्रैगन माउंटेन्स पर पहुंच चुके थे और हम देखते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी कुछ रॉयल फैमिली के मेंबर्स आ चुके हैं, जिनमें एक मास्टर सीतू का नेफ्यू भी होता है जो यहाँ पर प्रिंसेस का पर्सनल बॉडीगार्ड बनने के लिए आया था। वो मास्टर सीतू और प्रिंसेस को वहाँ पर आया हुआ देखकर उनका वेलकम करता है, पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस को ये बंदा कुछ खास पसंद नहीं होता क्योंकि वो इसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। हमें उस बंदे का नेम पता चलता है जिसका नाम है सीतू यी। वो लिन फेंग को उनके साथ आया हुआ देखकर मास्टर सीतू से पूछता है ये कौन है। मास्टर सीतू से लिन फेंग के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बताते हैं कि ये लोंगशन टाउन से है और इस बार ये ही प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने वाला है। जो सुनकर सीतू ये शौक होते हुए कहता है क्या ये तो अभी एक छोटा बच्चा है और की रिफाइनिंग के सेकंड लेवल पर है, ये प्रिंसेस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है? क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? मास्टर सीतू से समझाने की कोशिश करते हैं कि ये प्रिंसेस ने खुद डिसाइड किया है, तुम उनके डिसीजन पर उंगली नहीं उठा सकते। पर सीतू ये इस बात के लिए नहीं मानता और कहता है कि मैं प्रिंसेस के लिए लॉयल हूँ, मैं प्रिंसेस के साथ आइस फ्लेम अर्थ ड्रैगन केव में जाऊंगा। ये कहते हुए प्रिंसेस के सामने झुक भी रहा होता है और कहता है कि प्लीज प्रिंसेस आप मुझे अपने साथ जाने दें। इस पर प्रिंसेस उससे कहती हैं तुम लॉयल हो और तुम मेरी बात मानने की बजाय मुझे ही सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। इस पर सीतू ये भड़कते हुए कहता है क्या ये पर्सन आपके लिए हमारी सालों की दोस्ती से भी ज्यादा बढ़कर है? इस पर प्रिंसेस भी गुस्से में कहती हैं क्या तुम मुझ पर हुक्म चला रहे हो? प्रिंसेस को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर अब सीतू ये कुछ भी नहीं कह पाता। अब मास्टर सीतू भी उसे कहते हैं सीतू ये तुम्हें अपने इस बिहेवियर के लिए प्रिंसेस से माफी मांगनी चाहिए। तो इस पर हम देखते हैं कि सीतू ये अपने मन में कहने लगता है आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है, इसके अंदर तो कुछ भी खास नहीं है, तुम सिर्फ कचरा हो जो अभी तक अपनी मार्शल स्पिरिट को भी अवेक नहीं कर सकी। अगर तुम्हारे फादर किंग और क्वीन नहीं होते तो तुम तो मेरी मेड बनकर मुझे सर्व करने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं होती। एक न एक दिन मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा, बस थोड़ा वेट करो और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। हम देखते हैं कि सीतू ये के मन की सारी बातें लिन फेंग भी सुन रहा होता है पर वो इस पर रिएक्ट नहीं करता। तभी इनकी ये कन्वर्सेशन सुनते हुए वहाँ पर एक और लड़की आती है जो आते ही प्रिंसेस से कहती है सिस्टर बिंगलुआन आप ये क्या कर रही हैं? आपको आइस फ्लेम अर्थ ड्रैगन में जाने का कोटा मिला और आप उसे की रिफाइनिंग रैम के बंदे को दे रही है। और फिर वो लिन फेंग की तरफ देखते हुए कहती हैं ये बंदा है तो बहुत हैंडसम पर लगता नहीं कि ये आइस ड्रैगन केव में टिक पाएगा, आपको एक बार दोबारा से सोच लेना चाहिए। जिस पर प्रिंसेस उसे कहती है ये मेरा मामला है, मैं संभाल लूंगी, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। तो अब वो लड़की प्रिंसेस की काफी ज्यादा इंसल्ट करने लगती है और फिर लास्ट में कहती है मुझे नहीं लगता है कि तुम आइस फ्लेम अर्थ ड्रैगन केव में जरा सी भी टिक पाओगी, हो सकता है तुम इंटर होते साथ ही मारी जाओ। इसीलिए वो लिन फेंग के पास जाते हुए उसे भी मशवरा देती है अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो बिंगलुआन को छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। ये कहते हुए वो लिन फेंग को टच करने की भी कोशिश करती है तो लिन फेंग उसका हाथ झटकते हुए कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो, अब क्योंकि मैं प्रिंसेस बिंगलुआन के साथ हूँ तो ये ड्रैगन केव में जाकर ड्रैगन ब्लड मैरो क्लींजिंग फ्लोवर भी हासिल करेंगी और अपनी मार्शल स्पिरिट को भी अवेक करेंगी, जिसके बाद ये किन लोंग डायनेस्टी की सबसे पावरफुल वुमेन बनेगी। लिन फेंग की ये बातें सुनकर वो लड़की जिसका के नाम किन यी है वो हंसते हुए कहती है ऐसा लगता है कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, चलो देखते हैं तुम क्या कर पाते हो। तभी वहाँ पर एक और रॉयल फैमिली के मेंबर की एंट्री होती है जिसके साथ दो पावरफुल कल्टीवेटर उसके बॉडीगार्ड के तौर पर आए हुए हैं। वो वहाँ पर आते हुए कहता है तो तुम हो लिन फेंग जिसे उसकी फियोंसे ने छोड़ दिया। किन ये जल्दी से उस पर्सन की तरफ अपना रुख करते हुए कहती हैं शाओ युआन क्या तुम इसे जानते हो? तो वह कहता है आखिर मैं इसे कैसे जानता हूँगा। तो इस पर किनी ये कहती है अगर तुम इसे जानते नहीं तो इसके बारे में बात कैसे कर रहे हो? शाओ युआन कहता है कि वो तो मेरे थर्ड ब्रदर की वजह से, तुम तो जानती ही होगी वो एक लड़की के प्यार में पड़ा हुआ है जिसका नाम टेंटाई जुआन युई है। मेरे फादर ने मुझे उस लड़की के बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था और जब मैंने छानबीन की तो मुझे पता चला कि वो इसकी फियोंसे थी। टेंटाई जुआन युई का नाम सुनकर किनी ये भी सोच में पड़ जाती है। तभी शाओ युन कहता है टेंटाई जुआन युई लोंगशन टाउन की नंबर 1 जीनियस है और क्योंकि लिन फेंग भी नंबर 1 जीनियस लिंग चेनशन का बेटा है तो इसीलिए बचपन में इसकी शादी टेंटाई जुआन युई के साथ होनी तय हुई थी। पर अब क्योंकि इसके पास इसके फादर के जैसा यूनिक टैलेंट नहीं है और इसकी मार्शल सोल भी हीलिंग टाइप की है, ये जानकर मुझे तो लगा था कि लिन फेंग बेचारा होगा और उसका जीनियस फादर भी अचानक से गायब हो गया और साथ ही उसकी फियांसे ने भी उसे छोड़ दिया। ये सब जानकर मुझे तो लगा था कि ये बेचारा सदमे में होगा, पर अब मुझे पता चल रहा है कि ये तो सिस्टर बिंगलुआन के साथ चिपका हुआ है। ये कहते हुए वो प्रिंसेस बिंगलुआन के पास आकर उन्हें ताना मारते हुए कहता है पर
पर मुझे क्या पता था। सिस्टर बिंगलुआन भी दूसरों के फियोंसेस को पसंद करती है। उसकी ये बात सुनकर प्रिंसेस को काफी गुस्सा आता है, जबकि किनी ये काफी खुश हो रही होती है। वहीं लिन फेंग इनकी ये बातें सुनकर अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि ये लोग प्रिंसेस बिंगलुआन का बहुत मजाक उड़ाते हैं। अब क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने प्रिंसेस बिंगलुआन को बुली करने लायक नहीं छोड़ूंगा।